नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एंग्लो मैसूर वार को बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम यह कहें कि जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत तरीके के जो की पॉलिसीज हैं या की जो कह सकते हैं स्ट्रेटजी है, उसका नींव एंग्लो मैसूर वार्स में देखने को मिला, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन यह बात सही है कि वेरियस तरीके के जो मॉडर्न जो इंटरनेशनल रिलेशन के डिप्लोमेसी के जो टूल्स है वहां पर को देखने को मिलेगा। किस प्रकार से प्रीइम्प्टिव वार, जिसका कि एग्जाम्पल आप अभी जस्ट देखे हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर प्रीइम्प्टिव वार किया, उसका भी एग्जाम्पल आपको जो एंग्लो मैसूर वार है वहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से चाइना अपने डेट डिप्लोमेसी का यूज करके स्मॉलर जो कंट्रीज है उनको कंट्रोल कर रहा है, उन पर अपना कह सकते हैं प्रभाव बढ़ा रहा, उस तरीके की भी पॉलिसी आपको एंग्लो मैसूर वार में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से डिवाइड एंड रूल करके किस प्रकार से जो बड़े नेशंस हैं, जो कह सकते हैं कि जो वेल्दियर नेशंस है, वह स्मॉलर कंट्रीज को डिवाइड करके अपना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उस तरीके का भी पॉलिसी वहां देखने को मिलेगा। साथ ही आपको वहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अगर कोई सुपीरियर होता है तो वह पॉलिटिकल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने में सफल रहता है। अभी हम लोग मॉडर्न जो वर्ल्ड है उसमें भी इन चीजों को हम लोग फील करते हैं। साथ ही जो विदेश नीति के बहुत सारे जो की पॉइंट्स, जैसे इंडिया का स्पेशली आप देखिएगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, या हमारी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी की, इन सभी चीजों का आपको रूट्स जो है आपको इन चारों जो वार से वहां से आपको देखने को मिलेगा। हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे तो सारी बातों को आप जो है समझ जाएंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड्स है, उसके साथ हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। चारों जो एंग्लो मैसूर वार है उसको समझेंगे, प्लस काउज इंपैक्ट सिग्निफिकेंस के साथ साथ हम लोग सब्सिडियरी अलायंस का माइनर ओवरव्यू भी देखेंगे, और किस प्रकार से एंग्लो मैसूर वार जो है एक महत्वपूर्ण लेसन जो है हिस्ट्री में दिया, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी मेजर वार को हम लोग अगर स्टडी करते हो तो सबसे मेन क्या चीज होता है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड्स होते हैं। तो देखिए ये इसका जो नींव है आपको 1707 से आपको स्टार्ट होता है। जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है, उसके बाद से मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। हम लोग इसको डिटेल से पूर्व में स्टडी कर चुके हैं, किस प्रकार से सक्सेशन वार वीक जो एम्पायर के कारण मुगल जो एम्पायर है डिसइंटीग्रेट होते चला गया। किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि फर्रुख सियार के द्वारा जो है फरमान्स दिया गया, उसका मिसयूज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। साथ साथ उसका इंपैक्ट बंगाल के रिवेन्यू पर पड़ा, और फाइनली इन्हीं चीजों के कारण जो है आपको 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। उसके बाद से ब्रिटिश का जो है बंगाल के ऊपर डोमिनेंस बढ़ता है, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद वहां पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जब दीवानी राइट्स मिलता है, तो उसके बाद कह सकते हैं कि उसका यूज, उस रिवेन्यू का यूज साउथ के जो टेरिटरी है वहां भी एक्सपेंशन करने में यूज किया जाता है। 1763 जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया में ही सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस जो है आपस में कंपटीटर नहीं थे, दुनिया के अलग अलग हिस्से में भी आपस में कम्पीट कर रहे थे। उसी प्रकार से यूरोप में जब 7 ईयर्स वार हुआ तो उसका जो है कह सकते हैं कि इंड जो है आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा 1763 में होता है, जिसमें कि ब्रिटेन जो है डिफीट करता है फ्रांस को, और जिसका इंपैक्ट इंडिया पर भी जो है पड़ता है। 1767 जहां की फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है, काउज हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। 1775 में अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है, यह भी एंग्लो मैसूर वार को प्रभावित करता है। हम लोग इसको देखेंगे क्योंकि जो है फ्रांस जो है ज्वाइन करता है, आपका जो रिबेल्स होते हैं जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए जो फाइट कर रहे थे उनको सपोर्ट करता है, तो ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट जो है ब्रिटेन और फ्रांस के रिश्तों पर पड़ेगा, और साथ ही इंडियंस जो कह सकते हैं जो रूलर्स है उन पर भी पड़ेगा। उसी प्रकार से 1789 है वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जहां से कि आप कह सकते हैं वेरियस जो आइडियोलॉजी है वो निकल कर आए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के जो है आप कह सकते हैं जो इंपैक्ट है, उस आइडियोलॉजी का जो प्रभाव है दुनिया के हर हिस्से में पड़ा, तो भारत भी उसे अछूता नहीं था। उसी प्रकार से 1798 में किस प्रकार से नेपोलियन जो है इन्वेड करता है इजिप्ट के ऊपर, और
लॉर्ड वेलेस्ली को यह लगता है कि वो इंडिया पर भी अटैक होगा, तो किस प्रकार से प्री इम्प्टिव जो है आप कह सकते हैं वार जो है किया जाता है, और उसका रिजल्ट आपको फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के रूप में देखने को मिलता है। आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। आखिरकार 1799 में जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जब समाप्त होता है, तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है आपको यह देखने को मिलेगा कि वह कंप्लीट होता है। हम लोग यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय पूरे दुनिया में क्या हो रहा था, यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी है सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था, पूरे दुनिया के हर हिस्से में था। यह कह सकते हैं कि इंडिया उसका मेन थिएटर था, मेन की बिंदु रहा दोनों के राइवलरी का। और फ्रांस ने क्या किया था, जब 1775 और 83 के बीच जो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब हो रहा था, तो फ्रांस के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है, जो अमेरिका को सपोर्ट किया जाता है, उसका इंपैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही फ्रांस के द्वारा जो है टीपू सुल्तान को भी सपोर्ट किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में जब फ्रांस और ब्रिटेन अपोजिट है, तो जो रूलर्स सपोर्ट लेंगे फ्रांस का, उनसे तो दुश्मनी होना स्वाभाविक है। तो वही चीज आपको यहां देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से मुगल का एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो अगर कहीं भी पॉलिटिकल जो है वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको फिलअप करने के लिए कोई तो प्लेयर उसको कोशिश करेगा। तो वही चीज यहां आपको देखने को मिलेगा कि जो उस समय के प्रोविंशियल जो डोमिनेंट प्लेयर्स थे, उसमें से आपको मराठास थे, हैदराबाद के निजाम थे, मैसूर थे, और ऑफ कोर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जिनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, क्योंकि हर कोई अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को बढ़ाना चाह रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हम लोग जो है समझते हैं। आपको पता है कि जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में प्रवेश किया था, तो वह मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसका कि लक्ष्य क्या था, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। और उनका लक्ष्य था कि हम टेक्सटाइल अधिक जो है ट्रेड करें, साल्ट पीटर का ट्रेड करें, इंडिगो का ट्रेड करें, स्पाइसेस का ट्रेड करें। लेकिन 1740 जाते जाते जब वो फाइनली जो है वो दस्तक के माध्यम से, मिसयूज के माध्यम से, या दस्तक का राइट जब उनको मिल गया, जब फरमान मिल गया फर्रुख शेर के द्वारा, उसके बाद वो कह सकते हैं कि अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, उनका रेवेन्यू बढ़ने लगा। जब जैसे जैसे उनका कह सकते हैं इकोनॉमिक माइट बढ़ता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए आपको 1740 के बाद से वो आपको यह देखने को मिलेगा कि जो प्राइवेट जो आप कह सकते आर्मी है, उसका सहयोग लिया जाने लगा। प्राइवेट आर्मी वो जो है इंप्लॉय करने लगे। साथ ही वो एक चीज और किए कि जो इंडियंस जो रूलर्स थे, उनके साथ वेरियस तरीके का संधि देखने को मिलेगा। और जो सक्सेशन बार होता था, यानी उसमें जो है उनके द्वारा इंटरवेंशन जो है स्टार्ट आपको होता है। और फाइनली हम लोग देखें कि किस प्रकार से 1757 या 1764 में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला। 1757 के बाद वह जो है एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल पावर बन चुका है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दीवानी राइट्स मिल गया है। ठीक है, उसके बाद जब बंगाल जीत गए, तो सारा फोकस हो गया कि साउथ इंडिया को हमको कॉन्कर करना है। अब यहाँ पर एक जो है मैकेनिज्म डेवलप होता है, वो है मिलिट्री फिजिकल जो कह सकते हैं रिलेशंस या इंजन। इसमें हुआ क्या कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो दीवानी राइट्स मिला था, उससे जो रिवेन्यू आया था, उसका यूज जो है साउथ में एक्सपेंशन के लिए जो है किया जाने लगा। ठीक है, और साथ में क्या हुआ कि जब साउथ में एक्सपेंशन होने लगा, तो नया टेरिटरी आ जाएगा। जब नया टेरिटरी आ जाएगा, तो उसका क्या फायदा होगा कि फिर से रिवेन्यू बढ़ेगा, उसका यूज जो है दूसरे जगह होने लगा। तो यह आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और नेपोलियन का जो थ्रेट है, जब इजिप्ट के ऊपर जब 1790 जो है आपका 8 में किया जाता है, तो वो प्रीएम्प्टिव वार जो है आपका फोर्थ मैसूर वार के रूप में होता है। साथ ही हम लोग वो भी जानते हैं कि 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंटरवेंशन जो है आपका स्टार्ट होता है। और 1784 में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है, तो उसके बाद से यह हो गया कि आपको पता है कि कॉमर्शियल जो फंक्शंस था वो अलग हो गया, और प्लस जो है अदर जो फंक्शन थे वो अलग हो गए। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो है आप ब्रिटिश का जो क्राउन है वह जो है नियंत्रण करने लगा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर का जो इंपेरियल स्ट्रेटजी था, इंपेरियलिज्म जो था, उसका एक जो है हिस्सा बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीजें। तो इन चीजों को समझें, उसके पहले थोड़ा सा यह समझ लें कि किस प्रकार से जो है आपका
मैसूर इंपोर्टेंट है कि, तो सबसे बड़ा आपको यह जानकारी मिलेगा कि मैसूर जो है आपको सर्टेन जो चीज है, चाहे वो पेपर्स है या कार्डेमम है या स्पाइस है, के साथ साथ जो टीक जो वुड है उसके लिए बहुत ही फेमस था, जिसके कारण कह सकते हैं कि वहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ज्यादा थे, तो वह अट्रैक्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किया, क्योंकि मूलतः उनका था कि अधिक से अधिक जो है रिवेन्यू जो है कलेक्ट करना और उसी का यूज जो है फिर पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं एक्सपेंशन के रूप में करना है। तो मैसूर के बारे में हम लोग अगर यह स्टडी करने की कोशिश करें तो वहां पर 1399 से जो है वडियार डायनेस्टी का रूल था। मैसूर जो है आप कह सकते हैं डेक्कन प्लेटू में एक छोटा सा जो है आपका हिंदू किंगडम था, जिसका एक्सपेंशन आप अगर आप देखिएगा तो वेस्टर्न घाट से अगर आप स्टार्ट कीजिएगा तो वो आपका जो कावेरी रिवर जो सिस्टम है उसके बीच का ये टेरिटरी जो है आपका मैसूर का था। अब हम लोग देखते हैं कि हैदर अली को पढ़े उसके पहले हमको थोड़ा सा यह जानना है कि हैदर अली के जो रूल था उसके पहले वहां पर क्या था। तो प्राइमरली जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी था, क्योंकि जो आप कह सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू का अगर आप देखिएगा फर्टाइल जो रीजन है वो आपका इस जो मैसूर का रीजन है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। साउथ के अन्य किंगडम के तरीके से भी यहाँ भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन दिखेगा आपको मंदिर का। वो साथ ही आपको यह भी दिखेगा कि यह जो है हिस्टोरिकली जो है विजयनगर जो एम्पायर था जो साउथ में आप कह सकते हैं इसके पूर्व का सबसे बड़ा एम्पायर था। जब बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद जब डिसइंटीग्रेशन वहां होता है उसके बाद जो है स्मॉलर किंगडम में जो है वेरियस स्मॉलर किंगडम में बढ़ता है, लेकिन एक जो बड़ा एम्पायर था विजयनगर उसके आप कह सकते हैं एक जो है ट्रिब्यूटरी के रूप में जो है यह जो किंगडम है वह करते रहा। सिल्क विभिन्न देख लीजिए या सैंडलवुड देख लीजिए, के साथ साथ जो है आपको इंसेंस प्रोडक्शन यानी इत्र प्रोडक्शन में भी यह बहुत ही जो है आप कह सकते हैं फेमस एरिया था। और यहाँ पर जो सिस्टम था वह पोलीगर्स का था। पोलीगर्स क्या होते थे उसके बारे में हम लोग जो है मिडिवल का जो क्लास है उसमें डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। यानी यह क्या होते थे कि कह सकते हैं कि वो मिलिट्री जो कंट्रोल भी इनके पास था, क्योंकि जब वार होता था तो ये कह सकते हैं कि वो आर्मी को ह्यूमन फोर्स से वो सप्लीमेंट करते थे। अब हम लोग देखते हैं हैदर अली। जब हैदर अली जो है आपको ध्यान होना चाहिए कि यह जो है आपका बडियार डायनेस्टी से नहीं थे, लेकिन हुआ क्या कि 18 सेंचुरी में क्या हुआ वहां पर कृष्णराज वडियार करके जो है रूलर हुआ करते थे, जिन कह सकते हैं कि वो वीक रूलर थे जिनका ध्यान जो है अपने एम्पायर को बढ़ाने से या जो है मेंटेन करने पर नहीं था। तो ऐसे में जो है हैदर अली को जो अब स्थिति बताए अवसर में एक जरूरत था मैसूर को एक जो है स्ट्रॉन्ग रूलर्स का, अन्यथा जो चार मेजर प्लेयर्स जो हम लोग डिस्कशन किए चाहे वो मराठा हो, निजाम हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, सब जो है कंट्रोल करेगा इस पर। तो एक समय एक पीरियड का डिमांड था कि एक मजबूत रूलर जो है यहाँ पर इसको कंट्रोल करे। इन सब ये जो परिस्थिति है उसके बीच में जो है हैदर अली के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। हैदर अली के जो फादर थे वह जो है आप एक तरीके से मिलिट्री से रिलेटेड थे, वह जो है फौजदार थे। उनके फादर जो है आरकट जो रीजन है उसके नवाब के आप कह सकते हैं अंतर्गत जो है वह जो है फौजदार के रूप में काम किया करते थे। यानी हैदर अली शुरुआत से ही उनको जो मिलिट्री टेक्निक्स थे या उसके बारे में उनको जो है एक्सपोजर था, क्योंकि उनके फादर जो है आपका फौजदार उसमें थे। ऑल दो हैदर अली की जो है किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मल एजुकेशन उन प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन आप कहा जाता है कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है नेचुरली रूप से इंटेलिजेंस था। ऑल दो वो कहीं भी आप कह सकते हैं कि वो एजुकेटेड तो नहीं थे, लेकिन उनके मेमोरी के बारे में कहा जाता है कि जो है फोटोग्राफिक मेमोरी था, प्लस लोगों का जो बिहेवियर समझने का होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को किस प्रकार से जो है समझा जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। यानी वो रिलेशन किस प्रकार से जो है बना सकते थे दूसरे, हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से वो ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके अलग अलग जो राइवल्स भी प्लेयर थे उसको अपने साथ लाने में सफल रहे। ठीक है, तो 1721 में जन्म होता है, 1761 में वो जो है फाइनली जो कृष्णराज वडियार है उसके जगह पर वह जो है डिफेक्टिव रूलर बनते हैं। ऑन पेपर अभी कह सकते हैं कि उनका जो है सिंबॉलिकली जो है वो रहते हैं कृष्णराज वडियार, लेकिन रियल जो कह सकते हैं जो पावर है इनके पास में आपका आता है। यहाँ भी जो हैदर अली होते हैं वह जो है जूनियर
जो मिलिट्री रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें वो ज्वाइन करते हैं, और वो धीरे धीरे प्रमोट होते होते वो क्या होता है कि अपने आप को जो है मेन मिलिट्री जो कमांडर है वहां प्रमोट होते हैं, और फाइनली 1761 में जो है आपका वो डिफेक्टो जो है रूलर आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग इनके जो मिलिट्री जो अचीवमेंट्स है या मिलिट्री में किस प्रकार से है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इनको यह पता था कि हमको अगर ब्रिटिशर्स से जो है जीतना है, या ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर हमको जो है फाइट करना है, तो हमको जो हमारा फोर्स है उसको जो है ट्रेन करना पड़ेगा यूरोपियन जो तरीके से। इसीलिए क्या होता है कि वो फ्रेंच के जो ऑफिसर्स है उनको हायर करते हैं, और जो इन्फेंट्री है उसको जो है वो ट्रेनिंग जो है देते हैं, ताकि यूरोपियन जो स्टाइल से वह जो है ट्रेंड हो सके, ताकि वो फाइट जो है कर सके। उसके बाद जो मैसूरियन जो रॉकेट्स होता है उसको वो आयरन जो केस में करते हैं। ट्रेडिशनली क्या था कि वो वुड का रॉकेट हुआ करता था, उसके बाद ये क्या करते हैं उसको लोहे का जो है उसका जो केसिंग है वो करते हैं। उसके कारण जैसे आप लकड़ी से जब लोहा में किए, आप नेचुरली समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण उसका हीटिंग जो कैपेसिटी है वह जो है उसका रेंज जो है आपका 2 किलोमीटर तक जो है आपका बढ़ जाता है। उसी तरीके से जो कैवेलरी है, आपको पता है कि जो अरेबियन और पर्सियन जो हॉर्सेस होते हैं वह जो है स्ट्रॉन्ग माने गए हैं, स्ट्रॉन्ग है, मिडवल इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका यूज जो है इनके द्वारा किया गया, यानी कैवेलरी को भी जो है मजबूत किया गया। यहां तक ही नहीं, उनके द्वारा जो फोर्टिफिकेशन है उसको भी जो है अधिक से अधिक फोर्टिफिकेशन बनाया गया, एक चैन के तरीके से जो है फोर्टिफिकेशन बनाया गया। वो आपको जो कैपिटल है सरिंगापट्टम वहां भी देखने को मिलेगा, बंगलोर में भी देखने को मिलेगा, चित्रदुर्ग जो है वहां भी देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं फोर्टिफिकेशन पर भी फोकस है उनका, जो ट्रेनिंग पर भी फोकस है, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बावजूद जो टेरेन है उसका वो यूज करना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि किस प्रकार से जो गुरिल्ला स्ट्रेटजी होता है वो बहुत ही इंपैक्टफुल होता है, स्पेशली जो प्लेट्यू जो रीजन्स होते हैं, तो उसी का यूज जो है हैदर अली के द्वारा भी किया गया, और गुरिल्ला जो आपका स्ट्रेटजी है उसको जो है यूज किया गया, ताकि कम रिसोर्सेस के बावजूद भी जो है हम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है हम लोग उसको बेहतर तरीके से हम लोग सामना कर सके और जो है डिफीट कर सके। तो ये सारा जो है उनका फोकस था। उसके द्वारा जो इंटेलिजेंस, जो आज के समय में हम लोग किस प्रकार से चर्चा करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये उस समय भी वो यूज किया करते थे इंटेलिजेंस का। इनका पूरा जो है कर्नाटक रीजन में जो है उन्होंने एक नेटवर्क जो है बनाया था। ठीक है, अब हम लोग तो मिलिट्री तक ही नहीं था, ये डिप्लोमेसी में भी जो है बहुत ही जो है कह सकते हैं कि वो सफल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्ट्रेटजी और डिप्लोमेसी में क्या जुड़ा है। किसी भी अगर स्टेट को, किसी भी अगर प्रोविंस को उसमें अगर सफल भी होना था तो क्या चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। रिवेन्यू कब आएगा, जब आप एग्रीकल्चर को मजबूत कीजिएगा, अपने जो इंडस्ट्री है उसको मजबूत कीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट किया। उसके बाद जो सिल्क इंडस्ट्री है, स्पेशली जो मैसूर के रीजन के आसपास का था, उसको जो है उन्होंने बढ़ावा दिया, ताकि जो है मिलिट्री बेस जो है जो मजबूत हो, उसके लिए जो इकोनॉमिक जो बेस चाहिए वह जो है उनके पास हो। उसके बाद दूसरा क्या होता है, एग्रीकल्चर है, और उस समय में क्या होता था, ट्रेड। तो ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया। मालाबार जो कोस्ट है वहां पर जो है ट्रेड को पर जो है कह सकते हैं बढ़ावा दिया गया। साथ ही जो ट्रेडर्स है, जो फ्रेंच जो आपका मर्चेंट्स है, उनको से रिलेशन जो है मेंटेन रखा गया। उसके बाद अब सिर्फ प्रोडक्शन से तो काम होता नहीं है, उसको रिवेन्यू को कलेक्ट भी करना पड़ता है। तो इन्होंने रिवेन्यू कलेक्शन को कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज किया, ताकि किसी भी टैक्स पेयर से आर्बिट्रेरी तरीके से जो है टैक्स नहीं लिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी से एक्सेसिव टैक्स लिया जा रहा है, किसी से बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जा रहा। तो उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज किया, ताकि जो है किसी पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हो, और स्टेट का जो ट्रेजरी है वह भी जो है मजबूत रहे। साथ ही उनके द्वारा जो है हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से डिप्लोमेटिक पॉलिसी का यूज करते हुए वह जो निजाम है और मराठा को जो है अपने साथ लाने में सफल रहे। उसके बाद जो है वह फ्रांस के साथ भी किस प्रकार से जो है अलायंस बनाए, उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे भी स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डिप्लोमेटिकली किस तरीके से यूज किया गया। रियल पावर तो अपने हाथ में रखे, लेकिन अभी भी जो है फिगर हेड के रूप में जो है आप कह सकते हैं कि जो वडियार डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको जो है वो यूज किया गया। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वो बिना
फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किए हुए भी उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रेटजी हो, डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री हो, सभी का नॉलेज था। और यही कारण था कि हैदर अली जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सफल भी रहे, जिसका हम लोग जो है आगे जब चर्चा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनके जो पुत्र हैं टीपू सुल्तान, उसके बारे में भी अलग से क्वेश्चंस आते रहता है, तो वो हम लोग जो है उसके बारे में भी देखें कि किस प्रकार से यह एक अच्छा रूलर थे, किस प्रकार से वह जो है रिफॉर्मर भी रहे हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे। इनका यह फेमस स्टेटमेंट बहुत ही वेल नोन है। इनका कहना था कि जो है 2 दिन टाइगर के तरीके से रहना बेहतर है रेदर कि हम लोग 200 साल जिए एक जो है सिप यानी भेड़ के तरीके से। तो यह बहुत ही टीपू सुल्तान का है। इस जो कह सकते हैं स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जो थॉट्स था वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसमें। हम लोग ठीक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अगर आप उसमें देखिएगा टीपू सुल्तान और हैदर अली में तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए, हैदर अली कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन टीपू सुल्तान जो है फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किए थे। वह जो है वेरियस जो लिटरेचर होता था उस समय का, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज होता है वह पर्शियन था। तो वह पर्शियन भी जानते थे, वह अरेबिक भी जानते थे, वह कन्नड़ा भी जानते थे, और वो उर्दू भाषी का जो लैंग्वेज है वह भी जो है उर्दू को भी वो जानते थे। उसके साथ साथ वह मिलिट्री साइंस भी स्टडी किए, मैथमेटिक्स भी किए, इवन की वो कुरान का जो कह सकते हैं स्टडी वो कर चुके थे। बचपन से ही जिस प्रकार से हैदर अली को मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे उसके बीच का एक्सपोजर था, तो इनको भी था क्योंकि फादर मिलिट्री कमांडर थे। उसके बाद जो कह सकते हैं मिलिट्री जो कैंपेन है मात्र 15 साल की उम्र से उनका स्टार्ट हो गया था, यानी युद्ध में पार्टिसिपेशन जो है मात्र 15 साल से उनका जो है स्टार्ट हो चुका है। और 17 साल के उम्र में तो जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो मिलिट्री इवेंट्स है उसमें वो अब जो है वो शामिल होने लगे। अब देखिए उनके जो मिलिट्री इनोवेशंस है उसके बारे में देखिए। हम लोग जो मैसूर का जो रॉकेट्स है इसको जो है हम किस प्रकार से वो आयरन केसिंग से किए, तो उसको और जो है इम्प्रूव किया गया, जिससे कि सोड जो है आपका रॉकेट्स जो है जिसमें कि रोटेटिंग ब्लेड्स होता था, जिससे कि कह सकते हैं जो मारक क्षमता है वो और बढ़ गया। वो जो है टीपू सुल्तान के समय जो है किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है रॉकेट्स जो ब्रिगेड्स है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद आपका सिर्फ आर्मी कैवेलरी तक सीमित नहीं थे। टीपू सुल्तान का फोकस किस प्रकार से हम लोग देख चुके हैं कि नेवी का यूज करते हुए, चाहे वो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, सुप्रीमेसी की स्थापित किया जाता है। तो लेसन लेते हुए जो है आपको एक नेवी का भी कह सकते हैं नेवी जो है बिल्ड किया गया, और उसको कह सकते हैं सुपरविजन के लिए जो है बोर्ड ऑफ एडमायरल्टी भी एस्टेब्लिश किया गया। अब कह सकते हैं एक जो है फतह उल मुजाहिदीन जो है आपका एक मिलिट्री मैनुअल जो है इनके समय में जो है आपका लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो फर्स्ट मेजर विक्ट्री आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स का, वह जो है आपका 1782 में, जिसके बारे में हम आगे जो है स्टडी करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर उन्होंने सेरिकल्चर, जिस प्रकार से हैदर अली ने सेल को प्रमोशन किया था, तो इनके द्वारा आप कह सकते हैं कि और उसको बढ़ाया गया। उसके बाद मौलूदी कैलेंडर जो है, जो सोलर कैलेंडर के है उस पर जो है, ताकि वह जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और रेशनल बना सके, ये इनके द्वारा किया गया। वेट एंड मेजरमेंट, जैसा कि हैदर अली भी आप देखें कि किस प्रकार से रिवेन्यू कलेक्शन को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, तो यह भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। स्टेट कंट्रोल जो फैक्ट्रीज है वह भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से लैंड रिफॉर्म में भी आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। जो भी इंटरमीडियरीज थे जैसे पोलीगर्स जिससे हम लोग डिस्कशन के, उनको प्रभाव को हटाया गया और स्टेट के द्वारा जो है डायरेक्ट जो है आपको रिवेन्यू कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से वेरियस जो आप कह सकते हैं कॉमर्शियल एम्बेसी जो है वो भेजा गया, ताकि तभी तो एक्सपोर्ट जो है उस कह सकते हैं कि वो बढ़ा सकते हैं, या जो है ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग डिप्लोमेटिक अगर रीजन की बात करते हैं इनका, तो इन्होंने क्या किया उस समय, सोच के देखिए कि आपका 18वीं सेंचुरी में जो है वो अपना एम्बेसी जो है फ्रांस या ओटोमन एम्पायर या अफगानिस्तान और अरेबिया तक जो है वो भेजते हैं। उसके साथ जो है वह आपका फ्रांस से जब रिलेशन रखते हैं तो उस समय अपने आप को जो है सिटीजन जो है आपका टीपू कहते हैं, क्योंकि जब आपको पता है 1789 में किस प्रकार से जो है आप लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आता है,
ठीक है। और उसी के जो है आप कह सकते हैं उसी को बढ़ावा देने के लिए जो उस्थाउट सा एक लिबर्टी ट्री भी जो है उनके द्वारा स्थापित किया जाता है 1797 में। और जो जमान शाह दुरानी है उनको भी जो है ये आप कह सकते हैं कि इनवाइट करते हैं कि आप जो है इन्वेट कीजिए नॉर्थ वेस्ट से, ताकि जो ब्रिटिशर्स का जो आप कह सकते हैं एनर्जी है वो उधर आपका चला जाए, ताकि हम जो है हम कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से वो फाइट कर सकते हैं। तो आपको डिप्लोमेटिक जो है आपको विजन देखने को मिलेगा। जो है आपका लाइब्रेरी भी जो है उनके द्वारा बनाया गया, जिसमें 2000 से ऊपर आपको मैन्युस्क्रिप्ट जो है देखने को मिलेगा। और जो है उन्होंने एक ये बनाया था अपने आप जो कह सकते हैं इंपेरियल, जो एक कह सकते हैं ना कि विजन अपने आप, हर रूलर अपना एक जो है चाहते हैं कि हमारा जो है एक इंप्रेशन पड़े। तो उन्होंने इस तरीके से अपना इंप्रेशन बनाया था जिससे यह लगे कि पावर के रूप में दिखे, फेरोसिटी के रूप में दिखे, मतलब वो इनका कोशिश था। खैर इन बातों से अब हटके जो है हम लोग अब आते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में। अब हम लोग ब्रोडर जो हम लोगों का कॉन्टेक्स्ट है वह हम लोग समझ चुके हैं। अब इसी को हम लोग जो है और डिटेल से और जो इमीडिएट काउज वगैरह है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ब्रोडर अगर कॉन्टेक्स्ट आपका क्लियर है तो जो ये चारों युद्ध है आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है काउज देखने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जब बंगाल के बाद उनका फोकस कहाँ गया, साउथ में गया। तो ब्रिटेन का फोकस यह था कि हमको जो है मद्रास में जो उनका सेंट फोर्ट जॉर्ज जो था वहां से एक्सपेंशन अब धीरे धीरे बढ़ाया जाए। तो सबसे नजदीक में और सबसे जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक जो कैपेसिटी है जिसके पास था हुआ था मैसूर। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है 1766 में हम लोग यह चर्चा किए कि हैदर अली बहुत ही जो है डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने इसको भांप लिया और उन्होंने जो है आप कह सकते हैं एक कोलिशन बनाया निजाम के साथ और मराठा के साथ, कि जो है आप कह सकते हैं कि तभी तो हम लोग जो है उसको ये कर पाएंगे। तो ये क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने सबसे एक्चुअली में सबसे पहले जो कोलिशन है वह ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया जाता है इनको, और बदले में जो है टेरिटोरियल जो है आप कह सकते हैं कि कंसेशन की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी हैदर अली को मिलती है तो वो क्या करते हैं कि जो निजाम होता है उनको भी और प्रलोभन देते हैं कि जो कॉन्कर्ड एरिया होगा वो उसके बीच डिवीजन हो जाएगा। उसी तरीके से मराठा को जो है आप कह सकते हैं कि यह कहा जाता है कि उनको और पेमेंट प्रॉमिस करते हैं हैदर अली, और वह सफल रहते हैं जो है निजाम और मराठा का जो है सपोर्ट करने में। अब इसमें युद्ध में होता है एक्चुअली में क्या होता है कि जो कर्नाटक आपको पता है कि वहां जो इश्यूज थे उसके बीच में शुरू से इंटरवेंशन जो है आपका ब्रिटिशर्स का रहा है, और इनका जो है नवाब को सपोर्ट किया जाता है हैदर अली के खिलाफ। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि जब आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा कि जब हैदर अली जो है आपको सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी हम बताएं कि किस प्रकार से उन प्रोमिस किया जाता है, निजाम को प्रोमिस करते हैं कि हम आपको बेहतर टेरिटोरियल जो ऑफर है, यानी जो ऑफर मिल रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा उससे अधिक ऑफर ये करते हैं। ठीक है, और मराठास को बोलते हैं कि हम आपको जो है पेमेंट करेंगे। आप उससे क्या होता है कि दोनों लोग क्या होता है कि वो साइड जो है ब्रिटिशर से चेंज करके आपका हैदर अली के साथ आ जाता है। साथ ही जो गुरुलट जो टैक्टिस है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो कैवेलरी जो कह सकते हैं जिसको कि तैयार किया गया था पर्शियन और अरेबियन हॉर्स के द्वारा, उसका यूज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली क्या होता है, युद्ध जो है इस तरीके से चलता है कि हैदर अली एक्चुअली में बहुत ही सरप्राइजिंग इसको इंसिडेंट जो है माना गया है कि वह जो है इस तरीके से अपने रास्ते को ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से वो आप कह सकते हैं कि वो यूज करते हैं कि वह मद्रास जो है वहां तक वो पहुंच जाते हैं। कहा यह जाता है कि जो मद्रास को यह लगा कि वह जो है जो सेंट फोर्ट जॉर्ज है वह भी जो है वो उसको लूज कर देंगे। यानी जो मद्रास का जो काउंसिल्स था, जो ब्रिटिशर्स का मेन जो कह सकते हैं जो कमांडिंग जो इंस्टीट्यूशंस था, उसमें पैनिक जो है आपका हो जाता है, और वह फाइनली जो है एक ट्रीटी करने को जो है वो मतलब मजबूर हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए कि यह देखने को आपको मिलेगा कि ट्रीटी में जो है किस प्रकार से
जो है अपने जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस का जो है उन्होंने जो है इस्तेमाल जो है आपका किया है। देखिए ट्रीटी के प्रोविजंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन, यानी कि जो एक दूसरे का ट्रीटी जो जीता हुआ है वो जो है वापस करते हैं। साथ ही क्या करते हैं कि म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज होता है कि अगर कोई दूसरा प्लेयर्स या दूसरा अगर कोई प्रोविंस जो है या स्टेट जो है उस पर अटैक करता है तो वह एक दूसरे का जो है सपोर्ट करेंगे। जितना प्रिजनर्स हैं उसको जो है आप कह सकते हैं कि उसको रिलीज किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इस सब के बीच जो है आपको यह देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स जो है इस जो कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग जो है आपका ट्रीटी रहा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था 1764 तक जिस प्रकार से उन्होंने एक्सपेंशन किया था, उनको तो यह लग रहा था कि हम बारी बारी से जो है सारे जो रीजनल प्लेयर्स उनको डिफीट कर देंगे। लेकिन हैदर अली ने किस प्रकार से डिप्लोमेसी का इस्तेमाल जो है आपका किया और उनको अपने साथ मिलाने में रहा, प्लस जो है ट्रीटी भी इस तरीके से हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जो है आपको एक सफल जो है ट्रीटी जो है हैदर अली के हिसाब से जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इसका देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, यह भी जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। या देखो सबसे अगर फिर जो है आपको साउथ इंडिया में अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला अगर सीरियस अगर आपको मिलिट्री डिफीट देखने को मिलेगा तो इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी समझ में आ गया कि जो यहाँ के जो भी रूलर्स हैं उनको ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से निजाम और जिस प्रकार से मराठाज ने जो है शुरुआत में अलायंस बनने के बावजूद जो कह सकते हैं कि साइड चेंज किए, उससे यह भी आपको देखने को मिलेगा। और हैदर अली इसके बाद जो है साउथ में एक बहुत ही मजबूत बहुत ही फॉर्मुडेबल पावर्स में आपको जो है वहां से उभर के आप निकलते हैं। और इसमें जो है आपका एक जो कह सकते हैं जो ट्रीटी हुआ म्यूचुअल डिफेंस का, वह जो है आपको आने वाला जो सेकेंड जो आपका कह सकते हैं मैसूर जो वार है उसका एक जो है काउज बना। ये हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में, जो 1780 से लेके 1784 के बीच। देखिए 1771 में एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपको मराठास का अटैक होता है आपका 1771 में, ठीक है। मराठा जब अटैक होता है तो हैदर अली क्या करेंगे कि वह ट्रीटी ऑफ जो मद्रास हुआ उसको इन्वोक किए और वह ब्रिटिशर्स को बोले कि आपने तो कहा था कि हम जो है मिलिट्री असिस्टेंस देंगे अगर कोई तीसरा प्लेयर हम पर अटैक करेगा तो। लेकिन क्या होता है कि जो मद्रास काउंसिल होता है वह रिफ्यूज कर देता है, यह कहते हुए कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनके बीच जो है इस जो प्रोविजंस है उसको लेके जो है डिसएग्रीमेंट्स है, हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में जो है ट्रूप्स नहीं है। साथ ही जो है वह यह भी नहीं चाहते थे कि मराठास को जो है नाराज किया जाए, ठीक है, क्योंकि उनके साथ अपना खुद ही जो है रिलेशंस जो है कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में था। इसीलिए वह जो है आप कह सकते हैं कि इस जो ट्रीटी ऑफ मद्रास के इस जो प्रोविजन था उसको वो इंटरटेन नहीं किए या उसका कंप्लायंस नहीं हुआ। यह जो है हैदर अली के लिए आप कह सकते हैं बहुत बड़ा बिट्रेयल रहा, यानी वह उनके लिए बहुत बड़ा धोखा के रूप में रहा, क्योंकि जब वो ट्रीटी हुआ था तो उन्होंने अपना आप कह सकते हैं कि जब ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था तो उसमें और वो एसर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह देखते हुए ट्रीटी पर एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि क्योंकि वो जीते हुए स्थिति में थे, लेकिन ट्रीटी को उस तरीके से आपको रखा गया कि जब कोई, क्योंकि सिर्फ अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी तो राइवल्स नहीं थे, दूसरे प्लेयर्स के विरुद्ध अगर हमको डिफेंस मिलता है तो इसलिए ट्रीटी में प्रोविजंस सिंपली उस तरीके से रखा गया कि आप हमारा जो है सैनिक वापस कर दीजिए, हम आपका कर देते हैं, आप क्षेत्र जो जीते आप वापस कर। किसी प्रकार का बहुत इंपोजिंग जो है आपको आप कह सकते हैं कि नहीं रखा गया, ठीक है। अब क्या होता है उसके आगे जो आपका एक जो आपका घटना होता है वो है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1779 में क्या होता है, माहे जो आपका मालाबार पोर्ट पर है जो वर्तमान समय में आपका केरला है, वहां पर जो है उनके द्वारा जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है आपका कब्जा किया जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपको देखिए क्यों इंपोर्टेंट है उसके बारे में जो है आपको समझने की जरूरत है। देखिए माहे क्या है ना कि एक फ्रेंच का जो है इनक्लेव्स था, ठीक है।
आपका बहुत बड़ा वो आप कह सकते हैं क्षेत्र नहीं था, वह जो है मात्र सर्टेन स्क्वायर माइल्स में जो है वो आपका फैला हुआ था। लेकिन यह जो है आपका हैदर अली के जो है कह सकते हैं कि एक्सप्ली के द्वारा इसको प्रोटेक्शन दिया जाता था। तो जब आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग बताए कि किस प्रकार से ट्रेड को प्रमोशन देने के लिए फ्रेंच मर्चेंट्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया गया था। अब जब 1779 में जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्योंकि उसमें क्या हुआ आपको पता है, आप देखिए कि 1775 में अमेरिका में क्या हो रहा था, उसी समय क्या हो रहा था कि आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। तो वहां पर जब फ्रांस ने जो है आप कह सकते हैं कि सपोर्ट किया अमेरिका का, तो जिसका इंपैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो वो इंडिया में जो फ्रांस के जो रीजन्स थे उसको अपने एनेक्स करने का कोशिश किया, और उसी में माहे को जो है अपने में जो है मिलाया गया या एनेक्स किया गया। लेकिन हैदर अली के लिए तो यह था ना कि इस रीजन का प्रोटेक्शन तो हम दे रहे हैं, तो ये हमारे सोवरेनिटी का जो है आप कह सकते हैं कि वायलेशन है, या हमारा जो प्रेस्टीज है, या हमारे टेरिटरी पर आप डायरेक्ट अटैक किए हैं। उसके बाद यह भी उससे साबित भी यह हो रहा था कि ब्रिटिशर्स तो किसी भी प्रकार का ट्रीटी का जो है सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और अगर आप माहे पर जो है आप कंट्रोल कर लीजिएगा तो फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे, या जो माहे पोर्ट से जो आपका गुड्स का सप्लाई होता था या सप्लाई जो वह तो बंद हो जाएगा। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि यह जो है नींव पड़ रहा है, यह काउज बन रहा है, जिसके आपको रिजल्ट में आपको मैसूर बार आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, देखिए ये 1780 में क्या होता है कि जो हैदर अली हैं वह अब बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल एक अलायंस बनाने में सफल होता है। उसमें आपका मैसूर है, निजाम है, मराठा और फ्रेंच। अब क्या होगा, ये चारों लोग, तीन प्लेयर्स तो पहले से थे, इस बार जो है फ्रांस को भी जो है उसमें आप कह सकते हैं कि अपने साथ में ले, क्योंकि फ्रांस के भी जो माहे था उसको जो है आप कह सकते हैं कि उसको एनेक्स कर लिया गया था। तो अब तीनों मिलकर क्या करते हैं कि वह जो है आपका इससे फायदा क्या हो, देखिए हैदर अली का जो आपका जो मैसूर है वह मिलिट्री प्रोवाइड करेगा। निजाम क्या करता है कि अगर आप क्षेत्र देखिएगा, हैदराबाद का रीजन जो है आपका ऊपर में है, तो अगर हैदराबाद का ऊपर का रीजन है तो अगर बंगाल से भी अगर कोई फोर्स आ रहा है तो उसका ऐसे जो है बंद हो सकता है। आपको मराठास के पास गुरिल्ला टैक्टिक्स में के माध्यम से जो है फाइट करने वाले मिलिट्री फोर्स बहुत ज्यादा था। और फ्रांस का ये बेनिफिट था कि उनको जो है नेवल सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर जो वेपन्स यूरोपियन वेपन्स है वो उनके पास। तो ये चारों तरीके का आपको जो है सपोर्ट आपको हैदर अली के द्वारा लिया गया। इस अपने डिप्लोमेसी का इस तरीके से यूज किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको आइसोलेट कर दिया गया, और चार लोग जो है आपको एक साथ देखने को मिले। और यही कारण है कि जो बैटल ऑफ पोलीलूर है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 2000 जो आपका है ब्रिटिशर्स जो आप कह सकते हैं कि जो सिपाही थे उनको जो है किल्ड कर दिया गया, और बाकी जो बचे उनको जो है कैप्चर जो है आपका किया गया। तो ये सारी जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जल्द ही आपका क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स के जो कमांड जो है सर आयरकुट जो है आपका आते हैं, और वह जो है सफल रहते हैं ये जो कॉन्फिडरेसी है उसको भी डिफीट करने में पोर्टो नोवा में थे। तो अब सबसे पहले देखिए ये कॉन्फिडरेसी इतना अच्छा देखने को लग रहा, तब भी यह सफल क्यों नहीं हो पाया। इसका देखिए एक जो आपका रीजन था वह सब म्यूचुअल सस्पिशन, क्योंकि जो निजाम है या मराठाज है वो उतना ही डरते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से जितना वो मैसूर से डरते थे। ऑल दो क्या, क्योंकि उनका आपस में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता, इसी कारण फुल सपोर्ट जो है उनको नहीं मिल पाया। अब दूसरा क्या होता है ना, ब्रिटिशर्स ने अपना डिप्लोमेसी यहां पर दिखाया। अब के क्या करते हैं उन्होंने, जिस प्रकार से फर्स्ट में हम लोग देखे, फर्स्ट बार के दौरान अधिक टेरिटोरियल कंसेशन प्रोमिस किया गया, पेमेंट प्रोमिस किया गया था हैदर अली के द्वारा। तो उसी तरीके से इस बार क्या कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने उस चीज का यूज कर दिया कि निजाम को बोला कि हम आपको अधिक टेरिटोरी कंसेशन करेंगे। उसी प्रकार से मराठाज के साथ भी वो नेगोशिएट कर लिए, ठीक है। मराठाज क्या हो रहा था उसमें, वो इंटरनल जो उनका पॉलिटिक्स था उसमें वो खुद ही उलझे हुए थे। मराठाज का आपको पता है कि चार तरीके का कॉन्फिडरेसी जो है मराठाज का चलता, एक जो है पूना से कंट्रोल होता, एक ग्वालियर से होता था, एक नागपुर से होता था, एक जो है बड़ौदा से होता था, और सभी का इंटरेस्ट जो है अलग अलग आपका होता था। उसी के बीच हम लोग जब एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे तो वहां पर देखिएगा
कि जो है ट्रीटी ऑफ साल्वाय होता है। ठीक है, इसके कारण आपका कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ साल्वाय के बाद मराठा को जो है इस वार से जो है बाहर हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी आप ध्यान रखिएगा ट्रीटी ऑफ साल्वाय के बाद मराठा जो है वीक हो गए और वह इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो गए। निजाम के बारे में अगर आप सोचिएगा कि किस प्रकार से जो है वो प्रोमिस किए गए कंसेशन के कारण, तो वह जो है वो अपने आप जो है उनको लगा कि हमको टेरिटरी तो मिल ही जाएगा, तो वह अपने आप को इससे जो है आप बाहर कर लिए। उसी प्रकार फ्रांस का अगर आप देखिएगा, फ्रांस के बारे में भी अगर देखिएगा तो उनके नेवी का जो है एक आपका सीमा था। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो नेवी था वह भी जो है आपका मजबूत था। और ये बात सही है कि फ्रेंच ने सर्टेन जो आप नेवल बैटल्स तो जीता था, लेकिन वह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है सी को फाइनली कंप्लीटली कह सकते हैं कि ऐसा डिसिसिव जो है उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए कि ब्रिटिशर्स को जो है मजबूर किया जा सके उसमें। अब क्या होता है कि जहां एक तरफ जो है हम लोग जो डिफीट है पोलुलुर के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां पर यह देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स के आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग जो है आपका यहाँ पर डिफीट हुआ है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि किस प्रकार से 2000 से अधिक जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पर आपका उसमें जो है उनके मारे जाते हैं, बाकी को जो है उनको किडनैप किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसी के बीच जब आयरकूट आते हैं तो उन्होंने इन पॉलिसी का यूज करते हुए 1781 में क्या करते हैं, क्योंकि क्या था ना, आयरकूट बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आप कह सकते हैं कि कमांडर था वो। अगर आप देखिएगा कि बैटल ऑफ जो आपका पलासी है या बैटल ऑफ वांडीवास है, उनका एक्सपीरियंस उसमें था, वहां पर भी वह लीड जो है किए। और फाइनली जो है आपका जो आपका पोर्टो नोवो जो आपका 1781 में जो है आपका वार होता है आपका, वहां पर जो है वो डिफीट करते हैं। 1781 के में ही जो है आपका हैदर अली का जो है आपका जो है डेथ हो जाता है। और उनका डेथ एक्चुअली में युद्ध के दौरान नहीं हुआ था, जो है उसमें उसमें आप कह सकते हैं कि डिजीज के कारण हुआ था, कैंसर के कारण जो है उनका जो है आपका जो है इसमें हुआ था। अब बैटल ऑफ पोलोलिर जो है समाप्त होने के बाद जो है हैदर अली जो है आपको पता है कि डेथ कर चुके हैं। उसके बाद जो है कंपेन उनके जो नेक्स्ट जो सक्सेसर है, जो उनके पुत्र है टीपू सुल्तान के द्वारा जो है वहां पर आपका किया जाता है। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप देखिएगा कि जो टीपू सुल्तान है उन्होंने अपना बहुत ही मिलिट्री का जो भी ट्रेनिंग था, एबिलिटी था, उसका बहुत ही जो है आपको प्रदर्शन वहां पर किए हैं। और टीपू सुल्तान जो है ब्रेथवेट का जो आपका इंटायर जो ब्रिटिशर्स फोर्स था उसको कैप्चर करने में रहा। तो यानी आपको 1782 में क्या होता है कि आपको टीपू सुल्तान ने अपने मिलिट्री का उसको परिचय दिया। और उसके बाद जो है कह सकते हैं, लेकिन वह इतना भी बड़ा जीत नहीं था कि जिसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि वह ब्रिटिशर्स को इन्फोर्स कर सके कि किसी भी टेरिटोरियल एरिया को जो है उस तरीके से कि वो कंसेशन करने के, यानी युद्ध में उस तरीके से चल रहा था आपको कि कभी वो सर्टेन रीजन्स को जीत रहे थे, कभी वो जीत रहे थे, यानी कोई कंक्लूसिव जो है आपका जो है उसमें नहीं चल रहा था। अब क्या होता है, इसी के बीच में एक मेजर आपको देखने को मिलेगा कि 1783 में क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है फिर से। अब इसमें जो ग्लोबल स्तर पर जो एंग्लो और जो फ्रेंच का जो वार है उसको वो इंड करता है। अब इसके कारण जो नेवल जो सपोर्ट दे रहे थे जो फ्रेंच, वह जो है विड्रॉ करते हैं, क्योंकि उनका आपस में ट्रीटी जो है आप कह सकते हैं कि हो गया। तो टीपू सुल्तान के पास मात्र एक ही जो है आप सपोर्टिंग बच गए थे, वह थे फ्रेंच, क्योंकि मराठाज और जो निजाम है उनसे तो वो पहले ही जो है वो बाहर कर चुके थे डिप्लोमेसी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और फाइनली क्या होता है कि 1784 में जो है एक ट्रीटी ऑफ जो है मंगलोर होता है। अब जो है इसमें आपका जो है सर्टेन जो प्रोविजंस है वो आपका रखा जाता है। तो वो हम लोग जो है आगे जो है हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है। तो सबसे पहले जो है आपका इसमें ये किया गया कि जैसे हर ट्रीटी में पहला आपको ये सब देखने को मिलेगा कि जो जीता हुआ एरिया है वो वापस करने का, प्लस जो प्रिजनर्स है उनको रिलीज करने का, प्लस जो है यह प्रोमिस किया गया कि जो है हम एक दूसरे का जो एरिया है उसमें इंटरफेरेंस जो है नहीं करेंगे। ठीक है, जब स्टेलमेंट हो गया था तो उसके बाद कह सकते हैं कि यह स्थिति होगा कि ठीक है
तो यह ट्रीटी हो गया। यानी इस जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है, यहाँ पर से कोई कंक्लूसिव आपको नहीं देखने को मिलेगा कि कोई जो आप कह सकते हैं चाहे वो टीपू सुल्तान हो या मैसूर हो या जो है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, किसी को बहुत बड़ा मेजर जो है एडवांटेज इसके बाद नहीं रहा। लेकिन तब भी यह कहा जाता है कि यह टीपू सुल्तान के लिए जो है आपका फेमस जो है रहा है या जो है फेवर कर रहा है उसमें, क्योंकि उसमें अभी तक क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को जो है युद्ध में हराया नहीं जा सका, तो एक सिंबॉलिक जो है आप कह सकते हैं कि वो स्ट्रोंग रहे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स क्योंकि लगातार जो है वो फाइट कर रहे थे ना, क्योंकि साथ में मराठाज के साथ ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 में हुआ, तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वह जो है एग्जॉस्ट हो रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि उस समय जो है मराठाज एक अलग ही जो है एक पीस बना लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो अब क्या होता है कि ये जो युद्ध समाप्त हो उसके बाद टीपू सुल्तान के पास वो समय मिला कि वह जो है कंसंट्रेट कर सके ब्रिटिश के मतलब उसमें। उसी के बीच जो है वारेन हेस्टिंग्स जो थे उनके विरुद्ध जो है इम्पीचमेंट का जो है प्रोसीडिंग चल रहा था आपका लंदन में, तो जिसके कारण वह खुद जो है अपना परेशान से, उसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि यह टीपू सुल्तान को जो है यह समय जो है उनके एडवांटेज में आपको देखने को मिलेगा। ऑल दो जो आप कह सकते हैं जो वारेन हेस्टिंग्स थे वह बहुत ही गुस्सा थे जो ट्रीटी जिस प्रकार से हुआ, और उनका मानना यह था कि जो इस ट्रीटी में जो प्रोविजंस किए गए या जो कंसेशन दिए गए उतना टीपू सुल्तान को जो है नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नर जनरल जो थे उनका पावर आपको अधिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है हम लोग देखेंगे, जो हम लोग और डिस्कस करेंगे टॉपिक वहां देखने को मिलेगा।